मेरा नाम शंकर सिंह है। कि स्कूल में ना समझ दी ना और रटी हुई चीज तो जिंदगी में आप जब कभी भी भूल जाओगे। जो वीडियो है विकास अधिकारी है या जो सामने आता है सरकारी कर्मचारी, वही सरकार है ना। आप अपने काम में किस्से कहानियों, नाटक, कठपुतलियों और गीतों का प्रयोग करते हैं। ये माध्यम सामाजिक बदलाव में किस तरह की भूमिका निभाते हैं? तो मुझे एक जगह मौका मिला पपेट का, जो लिटरेचर हाउस लखनऊ में मैंने देखा था, तो मैं पीछे लग गया। मैंने कहा, यार ये पपेट तो मुझे सीखना है और कैसे चलाते थे मुझे आप बताओ। तो मैंने उनके पीछे जब भी मौका मिलता मैंने एक कोई वर्कशॉप थी एनजीओ में आने के बाद, अच्छा उस वर्कशॉप पे मैं गया था, लेकिन उसी कैंपस में पपेट का एक विभाग चलता था, केवल यही काम करता था। मैं उसमें बहुत जिज्ञासा दिखाई और मैंने कहा यार ये पपेट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने वहां से वो पपेट सीखा और उस पपेट को आत्मसात किया और फिर प्रकट किया। तो मैं पपेट के माध्यम से फिर मुझे मौका मिला दिल्ली में त्रिपुरारी शर्मा है, जो अभी नहीं रही है, जो थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती है। वो पढ़ाती थी और डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी। तो उनसे मौका अरुणा ने दिलवाया। अरुणा ने कहा कि मेरे यहाँ जो एक बंदा है वो बहुत इंटरेस्ट रखता है तो पपेट्री और ये सब नाटक में भी उसको बहुत अच्छा है, तो तुम एक बार कोई वर्कशॉप में बुलाओ। तो मैं उस वर्कशॉप पर, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये माध्यम बहुत तगड़े हैं। जो नाटक हो, गाने हो, कहानी हो और पपेट्री हो, तो इस ये माध्यम को मैंने उस एनजीओ में रहते रहते पूरा आत्मसात किया। आप बात करते हो, बात करते करते हमारे ब्यावर वाला धरना चल रहा था, उस समय कुछ महिलाएं आई, उन्होंने कहा आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, हम भजन गाएंगे, समर्थन देंगे। अब वो भजन ही गाती है, वे एक प्रोफेशनल टीम है, तो उन्होंने भजन गाया और वो दिमाग में घूमता रहा, यार ये भजन बहुत लाइन बहुत पकड़ती है। तो उनका भजन था, कानूड़ो मक्खन खा गयो रे कोई तो बोले बोलो, कि कन्हैया मक्खन खा के कोई बोले ही नहीं। तो उसके बाद वो लाइन घूमते घूमते गीत बना, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, अरे कोई तो मुंडे बोलो रे कोई तो मुंडो खोलो, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तिंडी। और इस चोरी वाड़ा में कौन कौन शामिल है? तो वो सरपंच रुपया परस पूरा कथा खा गयो, सेक्रेटरी रुपया खा गयो, वो जेएन रुपया खा गयो, वो बीडीओ रुपया खा गयो, प्रधान भी रुपया खा गयो, प्रशासन बेड़ो भल गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरी वाड़ो घणो। इस चोरीवाड़ा के गीत ने इतनी लंबी पूरी सबका नंबर लिया, आंगनवाड़ी से लेके ऊपर तक, राजनेताओं तक, डॉक्टरों को, मास्टरों को, कोर्ट को, थाने को, सबका ये गीत। और ये गीत लोगों को ऐसा पकड़ता है, लोगों को, सुनने वालों को बहुत पकड़ता है, उनको बहुत दर्द तकलीफ देता है। उनको लगता है यार ये हमारी खुले आम बेइज्जती करते हैं। कई बार हम चौराहे पे झोली फैलाते हैं, नाटक दिया उसके बाद झोली फैलेगा, आपको जो भी इसको डालना है। तो ये जब गीत गा के और हम वो कर रहे थे, तो एक झोली फैले, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, तो मैंने कहा आप जो भी इच्छा है लो, 5-10 रुपए देना चाहो। तो बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा कि मैं मेरी पत्नी को भी नहीं बताता हूँ मेरी तनख्वाह क्या है और तुम चौराहे पे मेरी तनख्वाह सुना रहे हो। तो वो टीचर था, उसने कहा मैं मेरी पत्नी को बताता नहीं हूँ मेरे को कितना मिलता है और तुम चौराहे पे बता, मैं तो क्यों दूंगा पैसे। तो वो जो नाटक का एक जो संदर्भ है वो बहुत यादगार है, उसमें मजेदार ह्यूमर भी है। जैसे अडवाणी जब रथ यात्रा लेके निकले थे, तो भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे और रथ यात्रा लेके पूरे राजस्थान में घूमे। हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम धरने पे बैठे थे जयपुर में, हमने सामना कैसे करें। ये जाएं, जब पहले जाएं हम और जाके बताएं कि ये जो बोल रहे हैं बकवास है, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये भय भूख भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और सरकार ही नहीं की है और ये कुछ कर नहीं रहे। हमने सोचा पहले वहाँ पुलिस रहेगी, हमें रोक जाने नहीं देगी, वो चला जाए उसके बाद करें। तो मैंने कहा उसके बाद वो भक्त पता नहीं सुनेंगे कि सुनेंगे, तो मैंने कहा यही कुछ करते। तो उस जयपुर को ही हमने बेस बनाया, उस धरने पे ही हमने अनाउंस किया कि हमने सोचा क्या करना। तो एक रथ बनाया, एक ठेले के, सब्जी मंडी से ठेला लेके आए, ठेले का सुंदर सा रथ बनाया, उसके ऊपर आगे कपड़े के बड़े बड़े घोड़े लगाए और ऊपर लिखा घोटाला रथ यात्रा, और एक छतरा अम्ब्रेला की चारों तरफ तख्तियां लगाई कि क्या क्या घोटाले उसमें हुए, और एक कुर्सी लगाई उसके ऊपर नेता को बिठाने का, ये पूरा प्रोग्राम बनाया।
रथ को भगवा कलर से सजाया। वो अपने टेंट के पीछे किया, तो पुलिस को पता नहीं पीछे कुछ कर रहे हैं। और मैं माइक से ऐसे अनाउंस किया मैंने कि कल शाम को 5 बजे यहाँ एक रथ यात्रा निकलेगी और हमारे रथ के जो नेता है, लीडर है, उसका नाम राजवाणी है, और राजवाणी जी दिल्ली से आएंगे, रथ पे सवार होंगे, रथ यात्रा निकलेगी। उस पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फोन किया, सर कल इनका कोई बड़ा नेता आ रहा है दिल्ली से और रथ यात्रा निकालेगा। रथ यात्रा के नाम से बड़ा इनका वो हो जाता है। और उन्होंने कहा इनका रूट पूछो और उनको क्या मदद चाहिए पूछो। तो पुलिस वाला मेरे पास आया कि ये आपका रथ यात्रा में रूट क्या रहेगा। तो उन्होंने रूट बता दिया, आपको क्या चाहिए पुलिस की मदद। मैंने कहा देखो राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो एक तो पुलिस का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कमांडो वगैरह आप दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़ी सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता। हमें नहीं मालूम कि किसी वो कहाँ रुक रहे हैं। वो फ्लाइट से आएंगे एयरपोर्ट से, थोड़ी देर के लिए शायद हो सकता है सर्किट हाउस से आए, कासाकोटी में जाएंगे, इसके बाद आए। तो उन्होंने सब पता किया कि आपके पास कोई है क्या, सर्किट हाउस में कोई बुकिंग है क्या। तो सर्किट हाउस में कोई बुकिंग नहीं, उनका क्या जरूरत है बुकिंग की यार, VIP है वो, हो सकता है चले जाए तो चले जाए, जाना जरूरी नहीं है, एयरपोर्ट से सीधा ही आ सकते हैं। उन्होंने कहा साहब यार छोड़ो, उनकी जो व्यवस्था दे दो। अगले दिन हम रथ को निकाले इधर से ठेले को, और ठेले के ऊपर मैं नेता के रूप में, और नेता ऐसा बना जिसमें सारी पार्टियां शामिल हो। टोपी कांग्रेस की तो गमछा केसीआर रंग का ऐसे लगा के, और नेता मंच के ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ और यहाँ से निकल रहा है, और घोटाले की छतरी और घोटाला रथ यात्रा, आगे लिखा हुआ राजवाणी, और वो निकल रहा रथ और वहां से गाना गा रहे, अरे घोटाला राज की जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, भ्रष्टाचार करो हरि हरि बोलो, घोटाला राज की जय जय बोलो, अरे हवाला का हलवा चाट चाट खाया। तो जो इस तरह से हुए उन घोटालों को हम गाने में बोलते गए। लोग सुनते हैं ना तो उनको ऐसे ही लगता है अभी भी कोई जय जय बोलने वाला कुछ मामला, तो ऐसे भी कर लेते हैं। और वो लाल गाड़ी पत्ती से गाड़ियां निकल रही है, मैं ऊपर बैठा हूं तो मैं वहां से ऐसे करता, तो वो अंदर से बिना सोचे समझे कि हम किसको क्या कर रहे हैं, हम ऐसे करते तो वो ऐसे कर देते अंदर से। बाद में उनको समझ में आ जाता है कोई घोटाला रथ है। पुलिस वाला वहां ऐसे भी कर देते, और बड़ा पुलिस का बंदोबस्त। वो सरकार को उन्होंने कंट्रोल रूम से भेज दिया। उस SP ने पूछा होगा उनका क्या चल रहा है, ठीक चल रहा सब। उसने ये नहीं कहा कि नाटक कर रहे हैं, नहीं तो वो SP और उनको कहता है तुम इनके नाटक में क्यों आ गए। मतलब दोनों तरफ पुलिस चल रही है, हर चौराहे पे हमारी सभा हो रही है। उसके बाद हमें समझ में आ गया कि यार इस घोटाला रथ को रोकेंगे नहीं जब तक हमें कानून पास नहीं आता। नाटक बनाते हैं, नाटक बना के गाने भी गाते हैं, टीम एम केसेस की रहती है, चाहे वो बजाना होगा, ये सब। मेरे को नाटक ने बहुत ताकत, मेरे को आंदोलन में बहुत ताकत दी, मेरे खुद को बहुत एनर्जी लगा। और हम गानों को, इनको सब चीज़ों को सहजता से, मतलब ऐसा नहीं है कि गाने का, लेकिन सहजता से सब चीज़ों को काम भी। एक तरफ सोशल सेक्टर में काम करने की चाह लिए शहर से आने वाले लोग होते हैं, और दूसरी तरफ जमीनी मुद्दों की जड़ों को समझने वाले स्थानीय लोग। ये लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? बाहर वाले साथी आएंगे, उनका अपना एक एनर्जी है, उनका अपना एक वो है, और वो बहुत देंगे क्योंकि वो तकनीक के बहुत उस्ताद हैं। और उस वजह से कुछ सारी चीज़ें, मैं आपके जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। हमारी विनीत है, उसने कहा कि ये हम देख सकते हैं जन सूचना पोर्टल, इस पे गांव में कैसे दिखाएं। एक प्रोजेक्टर लेगी, एक प्रोजेक्टर लेकर एक दीवार के ऊपर उन्होंने सफेद दीवार पे अपना छोटा सा प्रोजेक्टर लगा के उन्होंने निकाला जन सूचना पोर्टल। फिर किसी बच्चे को कहा, बच्चों ने सोचा कोई फिल्म दिखाए, तो पहले तो छोटा सा फिल्म दिखाए, एक 5-7-10 मिनट का RTI का कुछ दिखा दिया। बच्चों ने खूब ऐसे देखा, मजे लिए। फिर किसी बच्चे का राशन कार्ड लेके आओ, तो वो जब राशन कार्ड लाया तो उसके राशन कार्ड को और उन्होंने उसमें राशन कार्ड नंबर से दीवार पे दिखाया। दीवार पे दिखा तो फोटो दिखा उसके पापा, ओए मेरे पापा का फोटो ही है, ये राशन कार्ड। तो फिर उसने कहा देखो मैं बताता हूँ कि कब कब गेहूँ ले गए तुम। तो उसने जैसे ऐसे खोला तो उसने कहा 80 किलो ले गए पिछले महीने। वो दौड़ा घर अपने बाप को बुला कर लाया, वो 80 किलो बोल रहे हैं गेहूँ।
कि तुम लेके गए, वो उसमें बोल रहा है, वो फिल्म बताई उसमें, तो उसने 80 किलो नहीं 40 किलो मिला, वो बोल रहे हैं नहीं, वो पापा है, उसने कहा दिखाना दिखाना, तो ये देखो 80 किलो ले, 80 किलो नहीं है साहब 40 किलो ले, तो यहाँ पे 80 किलो है, अरे मैं बोल रहा हूँ 40 किलो, कभी भी 80 किलो नहीं मिला, हर बार 40 मिला, लेकिन एक महीना छोड़ के एक महीना मिला। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? उसने कहा कि एक महीने का अभी आया नहीं, आएगा जब दे देंगे। तो पूरे साल ऐसे ही चला, हर बार 40 ही दिया है, लेकिन एक महीना छोड़ के दिया। तो हमें समझ में आ गया कहानी कि वो एक महीना छोड़ के दे रहा है, लेकिन 80 दे रहा है। तो वो आपकी उस ऑनलाइन में 80 दिखा रहा है, आपको दे रहा है 40, और वो पर्ची आपको नहीं दे रहा। तो उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा ये प्रिंट आउट ले जाओ। तो विनीत ने वो पूरा प्रिंटर भी साथ था, उसने निकाल के दे दिया उसको प्रिंट आउट कि आपका 12 महीने में 6 बार आप 80 किलो गेहूं ले गए। तो वो डीलर के पास गया, गांव में तो डीलर है, उसको जाके कहा ये देखो इसमें कागज में मेरे 80 किलो, तुम 40 ही कैसे? तो उसने वो देखा, तुम कहाँ से? तो ये तो वहां वो दिखाया, वो देखा तुम ले जाओ, लेकिन हल्ला गुल्ला मत करो, चलो तुम्हें दे दिया। उसको दे दिया, उसको 240 किलो गेहूं दिया। तो उसको 240 अकेले नहीं ले जा सकता, तो उसका पूरा परिवार आया, उसके पत्नी, उसके बच्चे, सारे के सारे सिर पे कट्टे लेकर निकल रहे। तो गांव में लोगों का कि ये क्या हुआ? अरे वो गेहूं आ गया, पुराना 6 महीने का है ना, जो अभी दे रहे। तो कैसे? अरे वो 2 महीने में एक बार दिया ना, तो वो आ गया, अब तो इकट्ठा आ गया, तो सबका दे रहे, तो मेरे हाथ में ले आया। तो वो गांव वाले सब जाने लगे उसके बाद। उन्होंने कहा वैसे नहीं मिलेगा, वो चाहिए रिपोर्ट। तो विनीत के पास लाइन लगा दी कि मेरा भी निकालो, मेरा भी निकालो। विनीत निकाल के देता रहा, और वहाँ राशन की दुकान पर लाइन लगती रही। हमारे में से कोई नहीं था, और वहाँ पे लोग लड़ रहे थे कि मेरा गेहूं ये देख कागज, जिसको 40 मिल रहा था उसका 80 लिखे हुए थे, जिसको 30 मिल रहा था उसके 60 लिखे हुए थे, जिसको 20 मिल रहा था उसके 40 लिखे हुए थे। तो ये हमारे गेहूं का है। 3 ट्रक गेहूं रख के बिठाए, और 3 ट्रक गेहूं का उसने अपनी जेब से पैसे निकाल के वो बंटवाया कि वो खा चुका था। और 7 दिन तक वहाँ ये सब गेहूं आता रहा, खत्म हो गया। बाद में और लाया, फिर उसने कहा कल मंगा दूंगा। तो ये सब ताकत है, मतलब। तो वो तो साथी आके टेक्नोलॉजी के साथ में जो खेल करते हैं वो बहुत काम आता है। हम जन सुनवाई करवाते हैं, उसमें कैसे हम लोगों के पास पहुंचे, क्या है कागज में, क्या है अंदर, क्या है इस मशीन में जो हमारे पास आए, हम उसको कैसे, तो वो भी बहुत मज़ेदार होता है। इसीलिए यहाँ से, इस इलाके से, जहाँ जिस घर में हम बैठे हैं, वहाँ से राइट टू इन्फॉर्मेशन का जन्मभूमि एक किस्म कह सकते हैं कि ये सूचना के अधिकार को जन्म देने वाली जगह है, और जिसने हमेशा अहिंसा के साथ में उसको अहिंसा को मानते हुए काम किया है। सामाजिक बदलाव लाने की इच्छा रखने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? गांव में जो कार्यकर्ता है उसको, वो गांव में एक स्वार्थ उसको खुद का भी देखना पड़ेगा कि मैं भी उन्हीं में से हूँ, मतलब उनसे अलग नहीं है। अगर मैं मेरी परिस्थिति देखूँ तो मेरे इलाके में जितने सारे और मेरे बैकग्राउंड के जो साथी हैं, वो सब की एक जैसी स्थिति। तो आपकी इससे स्थितियाँ बदलती है, तो वो बहुत आपकी समझ भी ठीक आएगी, आप एक रास्ता भी ऐसा पकड़ोगे। मैं टीचर बन सकता था, मैंने टीचर की ट्रेनिंग की, लेकिन बहुत बुरा भी बन सकता था। मैं एकदम निकम्मा भी बन सकता था, अपने परिवार को परेशान करने वाला भी बन सकता था। लेकिन आपके इस रास्ते ने आपको भी एक मौका दिया, आपको भी एक समझ दी, तो आपका अपना भी ग्रोथ खत्म नहीं होता है और इसके साथ बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे ऐसे मौके आते हैं जहाँ आप खूब सारी जगह बना सकते हैं। गांव में लोगों के साथ काम करना जिसमें आपकी भी ज़िंदगी भी, आपकी समझ बढ़ रही है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप भी बदल रहे हो, तो वो आप दोहरा मौका क्यों नहीं देख रहे? मुझे लग रहा है कि उस ढांचे में भी आसान नहीं है। आप जब ये देखोगे कि नहीं वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, उसकी तरफ नजर आपकी जाएगी, आप नीचे पीछे नहीं देखो ना, कि आपके पीछे देखो कितने सारे लोग हैं जो जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, आपके पास मिली है व्यवस्था, तो उसको मन से करो, बढ़िया करो, आपको बहुत मजा आएगा। आपके अनुभवों में क्या कोई ऐसा वाकया भी रहा जिसे याद करना आपको आज भी हिला देता है? काम भी आपको बहुत
ताकत देता है। आप उस गरीब घरों के बीच में जाके जो कुछ कर, लोग कई बार कहते हैं यार तुमको अच्छी दुआ मिलती हो, आप जो अच्छा करते हो। गांव में जाते हो तो लोग भी कहते हैं, बहुत अधिकार के साथ भी कहते हैं, बहुत ही बाधा है, आया करो बीच बीच में। मेरी पेंशन 2 महीने से नहीं आई, राशन का गेहूँ नहीं मिला है। एक गांव में ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी है, कोई नहीं है बच्चे, दोनों ही हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, घर भी नहीं, ये छपरे के नीचे रहते हैं। तो ऐसे मिल गए तो तुम उनको पेंशन दिलाने में, उनका राशन वासन दिलाने में डीलर से झगड़ा के कि इनका क्यों नहीं दिलो, उनका नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, यार ये मशीन लिया यहाँ कुछ तो कर। तो कभी वो देता कभी नहीं देता। और जब मैं 2-3 महीने नहीं जा पाए, भी नहीं तो हम दोनों नहीं जा पाए, तो उसने बड़ा उल्लंघन दिया, ऐसे दिया अधिकार के साथ, तुम आए नहीं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कैसे चल रहा बाकी, ठीक है बाकी। तो मैंने पीपा उठा के देखा तो उसमें कुछ नहीं था। तो और चीजें भी नहीं थी, उन्होंने कहा आटा वाटा कुछ नहीं है। कैसे 5 दिन हो गए, कुछ नहीं, 5 दिन से कुछ नहीं है, गेहूं दिया नहीं उसने, 2 महीने पे गेहूं उसने नहीं दिया। तो उनको कैसे मांग के लिए तो उधार लिया थे, वापस चुका है। कितने बार मांगे, एक बार तो मांग लिया, दूसरे घर से ही मांग लिया, तीसरे से मांग लिया, कितना कैसे चला। तो 5 दिन से नहीं खाए तुमने। मैं भागा तुरंत डीलर के पास, तो उसको कहा यार ये गेहूं नहीं दिया, डांटा भी। तो विनीत गया उसके गेहूं लाने के लिए, और मैं उसके पास बुढ़िया के पास बैठा था। तो उसने मुझे ऐसे ही कहा कि तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, कहीं दीवार पे लिखो, मेरे पास तो फोन नहीं है, लेकिन कोई आएंगे तो उनको क्या होगा कि मेरे से बात करवाओ। थोड़ा मैं कभी आया, उस दिन मुझे लग रहा था ये बहुत दुखी है, और अगले दिन मेरे पास फोन आता है कि वो बुढ़िया तो खत्म हो गई। और गेहूं भी आए थे हम, वो गेहूं काम भी नहीं आए, सब खत्म हो गए। खत्म होने की मेरे पास जो फोन आया तो उसके पति का है, तो जब आप आ जाओ, नहीं रही है दाह संस्कार में समय। तो मैंने कहा यार जल्दी मत करना, मैं पहुंच रहा। तो हम पहुंचे, और वहां पे बड़ी बातें हो रही थी आध्यात्मिक बातें, शमशान में। तो एकदम अंतर ध्यान की बातें कर रहा था। तो मैंने वहां खड़ा होकर मैंने भी कहा, मैं इस परिवार से मिला हूं, और ये डेथ भूख से, ये हंगर डेथ है। तो कैसे, मतलब मैं जाके आया, उसके पास 5 दिन से इस घर में कुछ खाना नहीं था, कि वो गेहूं का कट्टा मैंने वो कल में राशन की दुकान से दिलवा के गया था, वो तो काम भी नहीं आया इसका। 1 मिनट वो मैंने निखिल को फोन किया, ऐसे यार मुझे बहुत तकलीफ हुई, आप बहुत दुखी हूँ। उसने कहा कुछ लिख के भेजो, लिख के भेजा, उसने छाप दिया, उसने मीडिया को दिया, मीडिया की छपी हुई। तो चीफ सेक्रेटरी को निखिल ने लिख दिया, बता दिया कि ऐसा एक हुआ है। अगले दिन पूरी सरकार उसको हंगर डेथ नहीं है ये साबित करने के लिए लग गई। तो उसका राशन कार्ड जो है उसको भर दिया, हमारे पास तो उसकी फोटोकॉपी थी, राशन कार्ड भर दिया, घर में इसको सब कुछ मिल रहा है। पेंशन बना, उसकी डेथ के बाद 8 महीने की पेंशन लेके आ गया पोस्ट ऑफिस से कि इसकी पेंशन आ गई, लेकिन इसकी डेथ हो गई। तुम 8 महीने तक किसके इंतजार कर रहे थे? सारे कागज कंप्लीट। और उसको ऐसे तो वो मतलब DYSP, थानेदार, तहसीलदार, SDM, वो CO, एडिशनल कलेक्टर, सारे के सारे उस गांव में काफिला उस बूढ़े आदमी के घर। हम उस दिन थे नहीं वहाँ, लेकिन ये पूरा लगे हुए थे कि हंगर डेथ नहीं है, बीमार थे, ये था वो था। मीडिया के सामने जब हमने ये कह दिया, तब मीडिया भी बिल्कुल ऐसे कैमरा लगा के ऐसे खड़े हो गए थे ना, बताइए ये आपकी मौत। तो वो उस बूढ़े आदमी का पूरा इतना दबाव डाल देते कि तुम कह दो कि बीमार थी, भूख से नहीं उठ सकते। तो हमें समझ में आ रहा था, उनका यार सरकार का ढांचा जो है, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, या जो भी हो, उनको इसकी चिंता नहीं, वो तो केवल उनको इस्तेमाल कर। ये जो दुखी पीड़ित किस्से कहानी है, ये जिंदगी में भूल नहीं सकते, और उनके साथ आप
पीछा छुड़ा नहीं सकते, वो आपके मन को भी बदलते। अपनी निजी जीवन के बारे में कुछ बताइए। परिवार का मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे काम करें तो मेरे बच्चे वही करें, लेकिन हमने बच्चों को ये नैतिकता वाला पार्ट तो जरूर सिखाया कि यार आप एक अच्छे इंसान के उसमें बनो। मेरा बच्चा जब यहाँ पढ़ रहा था तो MSW किया, उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया उदयपुर से। अब उसने वो ये सब चीजें तो उसको आई कि मुझे भी ये करना है, और वो अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार क्या तुम वो एक एनजीओ में ही है, और वो सिलिकोसिस वाले परिवारों के साथ और बाकी सब लोगों के साथ बढ़िया काम करता है, रात दिन भागता है। लेकिन उसकी अपनी इच्छा, अब मैं उसको कहूँ नहीं तो तुम मेरे जैसे ही कर, तो वो चीज भी आपके, वो काम भी मैं वो जो कर रहे हैं वो कर रहे, अच्छा है वो करे क्या। तो परिवार को मेरे से पहले प्रॉब्लम, लेकिन जब मैंने उनको बताने की कोशिश की, मैंने कहा देखो क्या चाहिए, बच्चे पढ़े, मेरी पत्नी को ये कहा बच्चे पढ़े, बच्चे पढ़ रहे, हम साधारण तरीके से रह रहे हैं घर पे, और मेरा गांव में भी घर पे वैसा ही, ऐसा फर्क नहीं। तो मैं ऐसा नहीं किया और हम तो दुखी होके यहाँ आके कहाँ पटक दिया, ठीक है। वहाँ भी लाइट नहीं थी, यहाँ भी लाइट नहीं थी, वहाँ भी कुएं से पढ़ने जाना था, यहाँ भी कुएं से पढ़ने जाना था। तो देवटुगरी के जो पहले कुछ साल जो निकाले हैं वो सबसे तकलीफ वाले थे। उसमें क्या तकलीफ थी, पानी कुएं से लाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, शाम को लैंप जलाना है, टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना है। तो टॉयलेट तो फिर हमने जल्दी ही 1 साल 1.5 साल में बना दिया, और साधारण सब बनाए, ये छोटी छोटी। पर जब आप दूसरों को देखो तो दूसरों के पास कुछ नहीं है यार। उस देवटुगरी गांव में हम देख रहे थे कि हमारे, हम सबसे बेहतर है, हम सबसे बेहतर है कि उस अकाल में हमारे यहाँ दाल रोटी बनती थी या सब्जी रोटी बनती थी। तो वहाँ लोगों की एक टाइम खाना बन रहा था, हमारे यहाँ दोनों टाइम खा रहे थे। तो हम वो समझ धीरे धीरे उस पर परिवार के साथ बनते तो परिवार ने ये जिद नहीं की कि हम तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में हमें कोई नहीं, हम तो बिल्कुल अल्लाह की दुनिया बसाएंगे, और वैसा तो नहीं था। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत उनको तकलीफ नहीं, लेकिन वो मेरे काम में शामिल भी नहीं। ईमानदारी की बात ये भी है कि वो मेरे कंधे से कंधा मिला के काम में शामिल भी नहीं है। एक टाइम था जब पूरी तरह से सब परिवार यहीं रहते थे। मेरी पत्नी अब नहीं रहती, वो पोतों को संभालती है, उनके पास रहती है। संडे सैटरडे को मैं चला जाता हूँ, वो गांव में मैं देख लेता हूँ। उसको भी पता है ये इतना भाग दौड़ ये सब करते रहते हैं, तो एक समझ से तो परिवार के साथ कुछ चीजें मैनेज करनी है आपको। आप सामाजिक बदलाव के लिए अपने जोश को कैसे बरकरार रखते हैं? इस काम को करते करते कई बार आप कह रहे हो कि आपको थकान आती है या आपको निराशा होती है, हमें होता है जरूर। लेकिन आप उस दिन मेरे मन में भी, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ कि मुझे जब भी लगा कि यार मैं खुद बहुत द्वंद में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, फंसे हुए, आप किसी गरीब के घर में मैं चला जाता हूँ ऐसे, और उसके घर में जाके बैठ के आपने 1-2 घंटा बैठ गई, आप उस पूरा अर्थशास्त्र को समझ में आएगा, और आपको लगेगा यार मैं कैसे रुक सकता हूँ। मैं मतलब जिस परिवार से मैं मिला हूँ उसकी हालत क्या है, और मैं क्या यार, मैं तो कहीं मतलब बहुत आगे हूँ। मेरी खुद की व्यक्तिगत भी सोचने लग जाता हूँ, तो मुझे यार मुझे कुछ कोई तकलीफ ही नहीं है, और इनके लिए अगर मैं अपने आप को पीछे हटा दूँ तो ठीक नहीं है, करूँगा मैं तो दुगना जोश और मिल जाता है। उस वो गरीब में तो बहुत बड़ी ताकत है, जिसके पास चारों तरफ से अंधेरा कुछ है नहीं, उसकी जिंदगी में किस तरह से वो ताकत मिलती है। तो और इस इलाके में हमें मालूम है, वो घर, वो परिवार मालूम है, एक रिश्ते दोस्ती हो जाती। कभी भी जाओ ऐसे जाके आप बैठो तो वो तुरंत उनके साथ थोड़ा बातचीत करो, और वो लोग हमारे पास भी आते हैं,
और हम मिलके समाधान खोजने की कोशिश करें। और उस वजह से मुझे बहुत शारीरिक थकान की बात नहीं है, मैं जोश वापस आ जाता है।